नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एम इकोनॉमिक्स इग्नू MEC। आज की इस क्लास से हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस जिसका कोर्स कोड है MEC 101 के यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप देख लीजिए आपको इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जो इग्नू ने आपको दिए हैं। तो ये आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या फिर किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें चैप्टर पढ़ना कैसे है। अगर आप बिना जाने बिना सोचे समझे चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो उसमें बहुत सारा आपका टाइम चीज़ों को तैयार करने में वेस्ट होता है। आपको पता नहीं होता है क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या कितना पढ़ना है, किसको कितना समय देना है। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप ये जान लीजिए हमेशा कि आपको चैप्टर पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं जो हमारे टॉपिक्स हैं इस यूनिट में दिए हुए हैं, इसमें से कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देखोगे आपका टॉपिक 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5 एंड 1.5.6 ये टॉपिक्स ना यूनिट 1 में और यूनिट 2 में दोनों में दिए हुए हैं। तो हम लोग इन टॉपिक्स को यूनिट 1 में नहीं पढ़ेंगे, हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे, यानी अभी हम इन टॉपिक्स को छोड़ देंगे। और ऐसा MEC 203 में भी है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो उन्होंने एक से ज़्यादा यूनिट में दिए हुए हैं, यानी कुछ टॉपिक ओवरलैप कर रहे हैं एक से ज़्यादा चैप्टर्स में। जैसे आपका टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम, तो मीन वैल्यू थ्योरम MEC 203 के सिलेबस में जब आप देखोगे तो सिंपल डिफरेंशिएशन में भी आपको दिया हुआ है, यानी कि यूनिट नंबर 10 में भी आपको दिया हुआ है। इसके अलावा रियल एनालिसिस में भी दिया हुआ है। इसी तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन भी दो जगह उसको दिया हुआ है। अब ऐसा क्यों है कि एक एक टॉपिक को दो दो चैप्टर्स में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली इग्नू का स्टडी मटेरियल किसी ने लिखा नहीं है, इसको अलग अलग बुक से कॉपी पेस्ट मारा गया है। तो जब कॉपी पेस्ट मारा गया है तो पूरे के पूरे चैप्टर्स या पूरे पूरे टॉपिक्स वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिए गए हैं जैसे वो हैं। उसमें जो एडिटिंग की जरूरत थी, जितनी एडिटिंग की जरूरत थी उतनी एडिटिंग करी नहीं गई है। तो ये टॉपिक्स हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं। इसके अलावा जब आप टॉपिक देखोगे 1.5.1 कंसेप्ट ऑफ प्रेफरेंस, यूटिलिटी फंक्शन एंड इंडिफरेंस कर्व, तो देखिए इसमें भी ना कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके इग्नू के यूनिट्स में दिए हुए हैं बट एग्जाम में कभी भी नहीं आए हैं, ना ही कभी आएंगे। मैंने पिछले 20 साल के क्वेश्चन पेपर देखे, उसमें इंडिफरेंस कर्व क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी, ना ही कभी पूछी गई हैं, क्योंकि ये सारी चीजें ना स्कूल या ग्रेजुएशन के स्टैंडर्ड की है। MA के स्टैंडर्ड पे वही चीजें पढ़ेंगे जो MA के स्टैंडर्ड की हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो दे दी हैं बुक में बट वो आएंगी नहीं, जस्ट दे दी है, ठीक है। इसके अलावा आपका टॉपिक नंबर 1.4 भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 1.3.2.2 भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे और टॉपिक नंबर 1.2 भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स आपको इस यूनिट में सीखने की जरूरत नहीं है। अब बाकी जो टॉपिक बचे हैं उन टॉपिक को हमने हमारे नोट्स में रीअरेंज कर दिया है, तो उनका सीक्वेंस आप देख लीजिए। जैसे टॉपिक्स हमने हमारे नोट्स में डाले हैं, सबसे पहले हम टॉपिक 1 पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चैप्टर। टॉपिक 2 कार्डिनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी। टॉपिक 3 ऑर्डिनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी और टॉपिक 4 प्रीवियस क्वेश्चंस। अब देखिए आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस है ना, ये कंप्लीटली मैथमेटिकल है। तो मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूंगा कि आप MEC 101 स्टार्ट करने से पहले MEC 203 को पढ़ लें। अब हम जब यूनिट 1 पढ़ेंगे तो यूनिट 1 को समझने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पहले से ही आने चाहिए, तभी हम इस चैप्टर को, इस यूनिट को ठीक से समझ पाएंगे। तो पहला टॉपिक आपको जो आना चाहिए वो है सिंपल
डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये MEC 203 की यूनिट नंबर 10 में है। इसके अलावा आपको आना चाहिए मैक्सिमा मिनिमा, ये MEC 203 की यूनिट नंबर 16 में है, ठीक है। ये टॉपिक्स पहले आपको आने चाहिए। अब आप में से अगर हम लोग वैसे जनरलाइज देखें तो अगर इग्नू में एम इकोनॉमिक्स में 100 लोग एडमिशन लेते हैं तो आप उसमें मान के चलिए 2 से 5% स्टूडेंट्स ही ऐसे होते हैं जो सीरियसली जिनको सीखना है, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स में जिनका अच्छे से इंटरेस्ट है और जिन्होंने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से एम इकोनॉमिक्स का फॉर्म भरा है। बाकी लोग इग्नू में ऐसा ही होता है, फॉर्म भर देते हैं, जस्ट पेपर से 2 दिन पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो हम लोग उन स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ पे हमने चैनल नहीं बनाया उनके लिए। इन ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं वो जरा ध्यान से सुने। इन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सी बुक पढ़नी है, तो ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आज जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है, जब आप इग्नू के स्टडी मटेरियल को देखोगे तो उसमें हर यूनिट के लास्ट में कुछ बुक्स के नाम दिए हुए हैं। जैसे अगर हम लोग MEC 101 का जो यूनिट नंबर हमारा 1 है, आप इसके लास्ट में देखिए तो एक टॉपिक है आपका 1.7, ठीक है, सम यूजफुल बुक्स। इसमें आप देख सकते हो 3 बुक के आपको नाम दिए गए हैं। ये 3 बुक्स वो बुक्स हैं जिन बुक से इग्नू ने आपके यूनिट 1 को बनाया है। मैं बुक्स के आपको दर्शन भी करा देता हूँ। तो जो सबसे पहली बुक है जो इग्नू ने सजेस्ट करी है वो है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ए मैथमेटिकल अप्रोच, क्वांट हेंडरसन इसके ऑथर हैं, टाटा मैकग्रा-हिल का पब्लिकेशन है, ठीक है। दूसरी जो बुक है आपकी वो है मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स और राइटर का नाम है ये नीचे एक कुर्चॉनिस, ठीक है। तीसरी बुक जो इग्नू ने सजेस्ट करी है वो है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस हॉलवेरियन, यही आपके सब्जेक्ट का भी नाम है, ठीक है। तो इग्नू ने तो इस यूनिट को इन 3 बुक से बनाया है, लेकिन हमने क्योंकि कुछ टॉपिक्स काट दिए हैं जिनको हम सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे और कुछ को तो हमें पढ़ना ही नहीं है, तो हमने अब हमारे जो नोट्स बनाए हैं जो बचे हुए टॉपिक हैं वो इस बुक से लिए हैं, ठीक है। अब इग्नू ने ये तो बताया कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, बट इग्नू ने ये नहीं बताया कि इन बुक्स के आपके कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि बुक्स आपको पूरी पूरी नहीं पढ़नी है। तो यूनिट 1 के लिए हम लोग, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, कुर्चॉनिस को यूज करेंगे और कुर्चॉनिस का चैप्टर 2 है थ्योरी ऑफ डिमांड, उसका टॉपिक नंबर 1.A और टॉपिक नंबर 1.B ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने आपको ये तो बता दिया है मोटा मोटा कि आपको ये यूनिट कैसे पढ़ना है। एक और क्वेश्चन जो अक्सर स्टूडेंट्स का होता है कि इग्नू से हमारा जो स्टडी मटेरियल है, हमारी जो बुक्स हैं वो कब आएंगी, तो देखिए ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। हो सकता है एडमिशन कंफर्म होने के 1 हफ्ते बाद ही आपकी किताबें आ जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम से 10 दिन पहले या 4 दिन पहले ही आपकी किताबें आए। तो आप इस चक्कर में मत रहना, आप लोग गूगल पे जाइएगा, उस पर टाइप करिएगा ई ज्ञान कोर्स MAEC और आपका जो भी स्टडी मटेरियल है उसकी PDF डाउनलोड करके पढ़ना स्टार्ट कर दो, या फिर हमारा जो एंड्रॉइड ऐप है eco.com उस पर भी आप आपका जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है उसकी PDF को पढ़ सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 1 से। टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर। देखिए मैं अब आपके साथ स्टार्ट करूंगा टॉपिक 1 इस यूनिट का हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चैप्टर। और मैं ये मान के चलूंगा कि आपने पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स कभी भी नहीं पढ़ी है, मेरी तरफ से आप 0 हो। सारी चीजें मैं आपको 0 से समझाऊंगा, क्योंकि हमारा जो पेड कोर्स होता है उसमें 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स यानी 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स साइंस बैकग्राउंड से होते हैं जिन्होंने पहले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी होती, तो बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे। आपका यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3, ये तीनों ही यूनिट कंज्यूमर के बारे में है। और आपका इग्नू का जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें इन तीनों यूनिट में 12 मार्क्स से लेकर 50 मार्क्स तक का पेपर आ जाता है। मैंने इग्नू के पिछले 20 साल के क्वेश्चन पेपर देखे हैं,
जो कि चैप्टर से एंड में आपके साथ डिस्कस भी करे जाएंगे, उनको सॉल्व भी करा जाएगा। तो इन 3 यूनिट्स में से इतना पेपर की वेटेज आ जाती है, ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि जो भी लोग इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्जाम देना चाहते हैं एम इकोनॉमिक्स के बाद, वो आपकी इग्नू का जो सिलेबस है उसके माइक्रो इकोनॉमिक्स को ठीक तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 में काफ़ी क्वेश्चन आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से आते हैं, इग्नू के ही सिलेबस उसमें आता है। कुछ क्वेश्चन जो इग्नू के एग्जाम में है वो एग्जैक्ट बिल्कुल कॉपी पेस्ट भी आ जाते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के देखने हैं तो आप हमारे एंड्रॉइड ऐप पे जाइएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। अब इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का जो पेपर 1 है वो उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं। पूरा का पूरा पेपर अगर हम देखें तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन मैथमेटिकल ही आते हैं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स से आते हैं, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से आते हैं, इकोनॉमेट्रिक्स से आते हैं और स्टैटिस्टिक्स से भी आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है समझना, अगर हम जीरो से सीखते हुए चले तो पहली चीज तो यही है कि कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर कौन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कंज्यूमर कौन होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेंस में, जिससे आप चीजों को ठीक तरीके से कनेक्ट कर पाओ। हु इज कंज्यूमर? देखिए, मान लीजिए ये हमारा कंज्यूमर है, ठीक है, और इसका हम नामकरण भी कर लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं चंगू। तो चंगू हमारा कंज्यूमर है, ठीक है। अब कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास ऑलरेडी कुछ पैसे हैं, ठीक है। अब ये पैसे लेके जाता है मार्केट में, और मार्केट में इसलिए जाता है क्योंकि इसकी कुछ वांट्स होती हैं, इनकी कुछ ज़रूरतें हैं। अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ये कुछ चीज़ें परचेज करता है, ठीक है। परचेज करने के बाद उनको कंज्यूम कर लेता है। अब ये किसी चीज़ को कंज्यूम क्यों करता है? क्योंकि किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने से इसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। कोई भी कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ को कंज्यूम करेगा जिस चीज़ को कंज्यूम करने से उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, तो मैं नॉनवेज कंज्यूम नहीं करूँगा, क्योंकि नॉनवेज खाने से मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, उससे मेरा सेटिस्फैक्शन और माइनस में चला जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो कंज्यूमर है उसके पास कुछ पैसे हैं, जिन पैसे को यूज करके वो मार्केट में जाता है, कुछ चीज़ें खरीदता है। चीज़ें क्यों खरीदता है? क्योंकि उसको उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब इकोनॉमिक्स में जो सेटिस्फैक्शन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पूरी जो कंज्यूमर थ्योरी है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, इसके बाद फिर आप जनरल इक्विलिब्रियम में जाओगे, वहाँ भी आप कंज्यूमर के बारे में पढ़ोगे। हम लोग अनसर्टेनिटी डिस्कस करेंगे, इंश्योरेंस वगैरह, वहाँ भी हम कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे। तो सेटिस्फैक्शन वर्ड पे जरा फोकस करिएगा। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है। आप सुबह ब्रेकफास्ट में दूध यानी कि मिल्क कंज्यूम करते हो, ठीक है, फ्रूट्स कंज्यूम करते हो। तो हर चीज़ को नापने का हम लोगों ने एक पैरामीटर बना रखा है, एक स्केल बना रखा है, उसका एक मेजरमेंट है। जैसे अगर आपको दूध को नापना है तो दूध को आप लीटर में नापते हो। अगर हमें डिस्टेंस को नापना है तो डिस्टेंस को नापने के लिए, डिस्टेंस बहुत छोटा है तो mm का यूज करेंगे, उसे थोड़ा सा बड़ा है तो सेंटीमीटर का यूज करेंगे, उसे थोड़ा बड़ा है तो आप इंचेस का यूज करोगे, जैसे मेरे पास स्केल है ना। उससे थोड़ा और बड़ा है तो हम फीट का यूज करेंगे, थोड़ा और बड़ा डिस्टेंस है तो मीटर का, उससे थोड़ा और बड़ा है तो किलोमीटर का। अब अगर दिल्ली से मुंबई के बीच का डिस्टेंस हमें नापना है तो हम इंचेस या सेंटीमीटर का तो यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे फिर हम किलोमीटर का यूज करेंगे। अलग अलग चीजों को नापने के हम लोगों ने अलग अलग तरीके बना रखे हैं। इकोनॉमिक्स में हमें सेटिस्फैक्शन को नापना होता है कि
जब कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर चीज को कंज्यूम करता है तो उसे कंज्यूम करने से उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला है। अब सेटिस्फेक्शन को नापने का हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में एक तरीका बनाया है, उस तरीके को हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी बेसिकली सेटिस्फेक्शन को नापने का एक मेजरमेंट है, उसको नापने का एक तरीका है। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ठीक है। अब कंज्यूमर जब भी किसी चीज को कंज्यूम करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम कर ले, ठीक है। कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करना चाहता है। तो पहली चीज तो ये पता चल गई कंज्यूमर कौन होता है। एक चीज और भी है, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केट और वेलफेयर, ये 4 चीजों को डिस्कस करते हैं। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ही इकोनॉमिक एजेंट होते हैं, आपको ये बात याद रखनी है। यानी आपका जो कंज्यूमर है वो एक इकोनॉमिक एजेंट है। इकोनॉमिक एजेंट इसलिए क्योंकि यहाँ सारी चीजें पैसे से रिलेटेड है। कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु बाय सम कमोडिटी और सर्विसेज एंड कंज्यूम देम टू गेट सेटिस्फेक्शन एंड ही और सी वांट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो आई थिंक आपको ये बात तो पता चल गई कि कंज्यूमर क्या होता है। पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव हो गया है कंप्लीट। तो अगर आपको ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, आपको ये तो पता चल गया है कि कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करना चाहता है। क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम कैसे करेगा। हमें यूनिट 1 में, यूनिट 2 में, यूनिट 3 में ये चीजें ही सीखनी है। कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को कैसे मैक्सिमम करेगा, इसको समझाने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। सिर्फ इस बात को समझाने के 3 तरीके नहीं होते हैं। इकोनॉमिक्स में जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, हर कॉन्सेप्ट को हम 3 तरीके से समझाते हैं। पहली चीज, इसको लिख के समझा देते हैं, यानी टेक्सचुअल फॉर्म में, वर्ड्स में। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसको डायग्राम से समझा दीजिए, जो भी चीज आपने लिखी है। तीसरा तरीका होता है कि जो चीज आपने लिखी है जिसका डायग्राम बनाया, आप उसको मैथमेटिकली भी समझा दीजिए। तो हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है आगे की 3 यूनिट्स में, वो ये समझना है कि कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को कैसे मैक्सिमम करेगा। अब मैक्सिमम कैसे करेगा के एग्जाम्स पे अक्सर कभी कभी एक न्यूमेरिकल आ जाता है, कई बार 2 आ जाते हैं, कई बार 3 भी आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन आ गए, यूनिट 3 से भी क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। जब मैं यूनिट 2 आपको कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यूनिट 2 यूनिट 3 से काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो यूटिलिटी को मैक्सिमम करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि कंज्यूमर के पास जो पैसे हैं, ठीक है, इसको लेके तो आपको पता ही है कि मार्केट में जाता है। अब मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है ना। हर चीज को हम अफोर्ड नहीं कर पाते, हर चीज को मैं भी अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ, हर चीज को आप भी अफोर्ड नहीं कर पाते हो। तो हम लोग ये मान लेते हैं मार्केट में बहुत सारी कमोडिटीज है। ये कमोडिटी 1 है, ये कमोडिटी 2 है, ये कमोडिटी 3 है, डॉट डॉट डॉट, और ये कमोडिटी n है। ये इसका प्राइस है P1 और ये इसका प्राइस है P2 और ये इसका प्राइस है P3, डॉट 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 Pn। अभी सारी चीजों को तो अफोर्ड नहीं कर पाता है, इनमें से कुछ चीजों को अफोर्ड कर पाता है। तो सबसे पहले तो कंज्यूमर ये देखेगा मेरे पास जो पैसे हैं, इतने पैसों से मैं कौन कौन सी चीज को अफोर्ड कर सकता हूँ। उनमें से कुछ चीजें नोट डाउन कर लेगा। फॉर एग्जांपल, ये सुबह ब्रेकफास्ट में अफोर्ड कर सकता है आपका एप्पल यानी सेब, आपका केला यानी बनाना, ठीक है, और आपका ऑरेंज फॉर एग्जांपल, मिल्क, और इसके अलावा हम लोग मान लेते हैं ये ब्रेड भी अफोर्ड कर सकता है। वैसे ब्रेड हमें ब्रेकफास्ट में नहीं खानी चाहिए, घर का बना हुआ खाना खाएं, दूध पी ले, सब्जी खा ले, फ्रूट्स खा ले, अच्छी बात है। ये सारी चीजें अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। यानी इसके पास इतने पैसे, एप्पल भी खरीद सकता है, बनाना भी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ पांचों की पांचों चीजें एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकता है। बाकी चीजें तो इसके बजट से ही बाहर है। मान लीजिए इसके पास जो रोज का बजट है वो 100 रुपए है, हम ये मान के चलते हैं कि ब्रेकफास्ट पे 100 रुपए रोज खर्च कर सकता है। हम लोग ये मान लेते हैं कि एप्पल का जो प्राइस है फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज पर केजी है, बनाना का भी है, ये सेम मान लेते हैं, ऑरेंज का भी है, और हम लोग मान लेते हैं मिल्क का भी है, और हम लोग ये मान लेते हैं ब्रेड का भी है।
ठीक है। तो अब ये ऐसा कर सकता है कि या तो आधे किलो सेब खरीद ले, आधे किलो अपना केले खरीद ले, ठीक है। केले दो तरीके से बिकते हैं, कुछ जगह किलो में बिकते हैं, कुछ जगह दर्जन में भी बिकते हैं, है ना। तो जैसे अगर आप लोग रिलायंस फ्रेश, पहले रिलायंस फ्रेश था, अब उसका नाम चेंज कर दिया, आई थिंक उसका नाम स्मार्ट पॉइंट हो गया, है ना। तो वहां पे आपको केले किलो के भाव में मिलेंगे। मिल्क आपका लीटर में होता है, सबका प्राइस हमने एक ही मान लिया जिससे चीजों को समझना आसान हो जाए। तो वो 100 रुपए में से किसी भी चीज को खरीद सकता है, लेकिन 100 रुपए खर्च करके वो सारी चीजें नहीं खरीद सकता है। ऐसा नहीं कर सकता कि 1 किलो ये खरीदूं, 1 किलो ये, अगर ऐसा वो करना चाहता है तो फिर उसको 200-200 ग्राम सारी चीजें खरीदनी पड़ेगी। तो जितनी भी चीजें मार्केट में थी सबसे पहले देख लेगा उसमें से क्या चीज मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे एक ऑप्शन तो ये है कि वो इन दोनों चीजों को आधा आधा किलो खरीद ले, पहला ऑप्शन। एक ऑप्शन ये भी है कि इन दोनों चीजों को आधा आधा किलो खरीद ले। एक ये भी ऑप्शन है कि इन दोनों चीजों को आधा आधा खरीद ले। एक ये भी तरीका है कि वो 250 ग्राम ये खरीद ले एप्पल, 250 ग्राम ये, 250 ग्राम ये, तो इस तरह से वो 4 चीजें खरीद सकता है। एक ये भी तरीका है कि वो 200-200 ग्राम 5 चीजों को खरीद ले। तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है कंज्यूमर के पास, तो उसके पास चॉइस ना बहुत सारी है। चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4, चॉइस 5। कंज्यूमर का काम ये होता है कि इन चॉइस में से कौन सी चॉइस वो पिक करेगा उसके बजट के अकॉर्डिंग, जिससे उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाए। तो इन सभी चॉइस में से इसको कोई एक चॉइस पिक करनी है जिससे इसकी यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो जब ये ऐसे चॉइस को पिक कर लेता है कि जो चॉइस इसकी यूटिलिटी को मैक्सिमम कर देती है, ऐसी चॉइस को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स में ऑप्टिमम चॉइस या ऑप्टिमम बंडल या फिर ऑप्टिमम क्वांटिटी। बंडल का मतलब होता है कुछ चीजों का ग्रुप। जैसे मान लीजिए इसने 250 ग्राम सेब ले लिए हैं, 250 ग्राम आपके केले ले लिए हैं, 250 ग्राम ऑरेंज ले लिया, 250 ग्राम हम लोग मान लेते हैं ब्रेड ले ली, ब्रेड को भी हम किलो में नाप देते हैं। तो ये क्या हो गया, एक बंडल हो गया, है ना। बंडल का मतलब चीजों का ग्रुप। तो हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो ये समझना है कि कंज्यूमर किस तरह से अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम कर पाता है। जब हम लोग ये समझ लेते हैं कि कंज्यूमर किस तरीके से अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम कर पाता है, तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा ये डिटरमाइन करना होता है कि कंज्यूमर को जो डिमांड कर्व है वो कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे। अब डिमांड कर्व एक सिंगल कंज्यूमर का होता है। मार्केट में अगर हम सारे कंज्यूमर्स के डिमांड कर्व को ऐड कर दें, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व बेसिकली कंज्यूमर की जो डिमांड है, किस प्राइस पे वो कितनी क्वांटिटी खरीदेगा, उसको जब हम ग्राफ से दिखाते हैं कंज्यूमर की डिमांड को, तो उसको हम डिमांड कर्व कह देते हैं। कंज्यूमर का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, हम एक तो ये समझना है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, दूसरा हमें ये भी समझना है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये चीज समझना कि कंज्यूमर का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता क्यों है। अब देखिए हमारा जो अगला ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि आपको ये तो पता चल गया कि हमें ये समझना है कि कंज्यूमर किस तरह से अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करेगा। अब यूटिलिटी को मैक्सिमम करने के, यूटिलिटी को एनालाइज करने की हमारे पास दो अप्रोच होती हैं, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। एक होती है कार्डिनल अप्रोच और दूसरी होती है ऑर्डिनल अप्रोच। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हमारी कार्डिनल अप्रोच, जो कि है हमारा टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 है आपकी कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है एक बार आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इस टॉपिक के अंदर पहले तो हमें पढ़ना है टॉपिक 2.1 जो कि है व्हाट इज कार्डिनल अप्रोच, और उसके बाद है टॉपिक 2.2 जो कि है आपका एजम्पशंस ऑफ कार्डिनल अप्रोच। इसके बाद टॉपिक 2.3 जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके बाद है टॉपिक 2.4 जिसमें हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे कार्डिनल अप्रोच में। तो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। आई थिंक आपने ये सारी चीजें तो नोट कर ही रही होगी, तो मैं इसको रेज कर देता हूँ।
व्हाट इज कार्डिनल अप्रोच, टॉपिक 2.1। देखिए, मान लीजिए आप कहीं बाहर हो और आपको बहुत तेज भूख लग रही है। घर से आप सुबह खाना लेके चले थे, खाना खत्म हो गया है, उसके बाद भी आपको भूख लग रही है, तो आप रास्ते में से कोई चीज खरीदोगे, खरीद के खा लोगे। उस चीज को खाने के बाद आपकी भूख हो जाएगी शांत, यानी आपकी जो भूख थी वो क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको प्यास लगेगी तो आप पानी पी लोगे खरीद के, तो आपकी प्यास क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो जब भी आप किसी चीज को कंज्यूम करोगे तो उस चीज को कंज्यूम करने से आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कार्डिनल अप्रोच जो है वो सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी के बारे में क्या कहती है, यहाँ पे हमें ये समझना है। ठीक है। और ये जो बेसिक्स हैं इस यूनिट के अंदर, ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स में फिर ये चीजें बार बार यूज होने वाली है। तो कार्डिनल अप्रोच कुछ ये कहती है कि जब भी आप किसी चीज को कंज्यूम करते हो और उस चीज को कंज्यूम करने से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या आपको जो यूटिलिटी मिल रही है, हम उस यूटिलिटी को एक नंबर दे सकते हैं। क्या हम उस यूटिलिटी को एक नंबर दे सकते हैं? जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अगर आप किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट को यूज करते हो तो वो कंपनी आपसे फीडबैक मांगती है, और फीडबैक में क्या होता है, वो आपको ऑप्शन देते हैं कि 5 स्टार होते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार। अगर आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से कोई चीज खरीदते हो तो उसमें आप रेटिंग दे सकते हो, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। इसको थोड़ा सा समझते हैं। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार। किसी भी चीज को खरीद के आप रेटिंग दे सकते हो। रेटिंग का मतलब क्या? रेटिंग का मतलब फीडबैक। फीडबैक का मतलब यह है कि इस चीज को कंज्यूम करने से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला है। सेटिस्फेक्शन की अगर हम बात करें तो अगर आप किसी चीज से कंप्लीटली सेटिस्फाई हो, मतलब 100% सेटिस्फाई हो, तो अगर आप किसी चीज को 5 स्टार देते हो, 5 स्टार का मतलब है आप इस चीज से 100% सेटिस्फाई हो। 20%, 20%, 20% और इसी तरह से 20%। अगर आप किसी चीज को 4 स्टार देते हो तो इसका मतलब है आप इससे 80% सेटिस्फाई हो। अगर आप 3 स्टार देते हो तो मतलब 60% सेटिस्फाई हो। अगर आप 2 स्टार देते हो तो इसका मतलब 40% सेटिस्फाई हो। और अगर किसी को 1 स्टार देते हो तो इसका मतलब आप 20% इस चीज से सेटिस्फाई हो। तो किसी भी चीज को कंज्यूम करने के बाद उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अगर आप उसको इस तरह से नंबर दे देते हो तो इस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर किसी भी चीज को जब कंज्यूम करता है तो कंज्यूम करने से उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन को नंबर दे सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल हम सभी ब्रेकफास्ट में एक एप्पल खाते हैं, ये एज्यूम करके चलते हैं कि मैंने एक एप्पल लिया, आपने भी एक एप्पल लिया। हर इंसान को सेब खाने के बाद, एप्पल खाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो सबका अलग अलग होगा। किसी को ज्यादा मिल सकता है, किसी को कम मिल सकता है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम नॉनवेज की बात करें तो किसी को नॉनवेज खा के बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं तो उन लोगों को, वो लोग तो नॉनवेज खाएंगे नहीं, इसका मतलब उनको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, माइनस में। जीरो नहीं मिल रहा, उनको माइनस में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसलिए वो लोग नहीं खाएंगे उसको। तो कार्डिनल अप्रोच ये कहती है कि जिस भी चीज को आप यूज करोगे उसके सेटिस्फेक्शन को आप एक नंबर दे सकते हो। और जितनी भी कंपनियां होती हैं वो फीडबैक के लिए आज के टाइम में इस अप्रोच को ही यूज करती हैं। हमारे भारत में एक रेस्टोरेंट है हल्दीराम, तो आप कभी हल्दीराम में जाइएगा, जब आप बिल लोगे, जब भी किसी चीज का आपको ऑर्डर करना है तो पहले आप वहां पे बिल कटवाओगे। बिल कटवाने के कुछ देर के बाद आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा, उसमें एक लिंक भी होगा, क्योंकि जब आप बिल कटवाओगे तो आपसे एक मोबाइल नंबर मांगेंगे। अगर वो मोबाइल नंबर आपका व्हाट्सएप पे है तो आपके पास मैसेज विद लिंक आएगा। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो उस पर फीडबैक के लिए ऑप्शन आएगा, उसमें ऐसे स्टार आपको दिए हुए होंगे। तो जैसे ही आप कुछ स्टार दोगे, मान लीजिए आपने स्टार दे दिए 2, तो इससे कंपनी को पता चलेगा कि ये स्टार, इस बिल नंबर, ये स्टार इस कस्टमर ने दिए हैं जिसका बिल नंबर ये था,
और ये वाला बिल हमारे इस वाले स्टोर पे जो कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे है से जनरेट हुआ है। तो इसका स्टाफ यानी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, ये स्टोर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो आई थिंक कार्डिनल अप्रोच आपको समझ में आ गई होगी। कार्डिनल अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जो ये कहती है कि कंज्यूमर किसी भी चीज को अगर कंज्यूम कर रहा है, उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो यूटिलिटी मिल रही है, यूटिलिटी को हम एक नंबर दे सकते हैं। ठीक है, अब इस अप्रोच को यूज करने का बेनिफिट क्या होता है? इस अप्रोच को यूज करने का बेनिफिट ये होता है कि हम चीजों को ना इजिली कंपेयर कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप मुझे एक ऑप्शन दे दोगे कि ब्रेड है, ऐसा नहीं है कि मैं इसको नहीं खाऊंगा, अगर कुछ ऑप्शन नहीं होगा तो मैं इसको भी खा लूंगा, लेकिन मैं इसको, अगर हम मार्क्स की बात करें, स्टार की बात करें, तो मैं इसको 4 स्टार दूंगा, सॉरी मैं इसको 1 स्टार दूंगा। ठीक है, अगर आप मुझे कोई भी फ्रूट दे दोगे खाने के लिए तो मैं इस फ्रूट को 5 स्टार दे दूंगा। ठीक है, अगर आप मुझे मिल्क दे दोगे तो मिल्क, क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं है, तो मैं इसको 4 स्टार दे दूंगा। ठीक है, अगर आप मुझे चाय दोगे तो भी मैं इसको 2 ही स्टार दूंगा। तो हम लोग हर चीज को ना अलग अलग स्टार दे देते हैं अपनी अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। नंबर देने का फायदा क्या होता है? नंबर देने से 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो ये पता चल जाता है कि आप किस चीज को ज्यादा पसंद कर रहे हो, किस चीज को कम पसंद कर रहे हो। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मैं इस चीज को, फ्रूट्स को सबसे ज्यादा पसंद करूंगा, यानी यहां से हमें प्रेफरेंस के बारे में पता चलता है कि किस चीज को हम ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, किस चीज को कम प्रेफरेंस दे रहे हैं। पहली चीज तो ये हो गई कि आप किस चीज को प्रेफरेंस दे रहे हो ज्यादा, ये आपको पता चल गया। अगर हम इनको कंपेयर करें तो हमें नंबर देने से ये भी पता चल जाता है कि मैं एक चीज को दूसरी चीज से कितनी ज्यादा पसंद कर रहा हूं, हाउ मच। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फ्रूट्स को और ब्रेड को कंपेयर करूं तो फ्रूट्स को ब्रेड के कंपेयर में 5 टाइम्स यानी कि 5 गुना ज्यादा पसंद कर रहा हूं। अगर मैं टीक से कंपेयर करूं इसको तो आप देख सकते हो मैं से 2.5 टाइम्स यानी 2.5 गुना ज्यादा पसंद कर रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से नंबर देने के बाद ये कंपेयर कर सकते हैं कि मैं किस चीज को ज्यादा पसंद कर रहा हूँ, किसको कम, और किस चीज को किस चीज से कितना ज्यादा पसंद कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया कार्डिनल अप्रोच। अब कंज्यूमर की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग तरीके के कंज्यूमर होते हैं। कुछ कंज्यूमर बहुत मूर्ख होते हैं, वो इस तरह के होते हैं कि मान लीजिए उनकी सैलरी तो है 25,000। अब 25,000 अगर किसी की सैलरी है और वो दिल्ली जैसे किसी शहर में रह रहा है, तो मेरे हिसाब से वो जो मोबाइल अफोर्ड कर पाएगा वो सिर्फ 10,000 रुपये का मोबाइल अफोर्ड कर सकता है। मैं जिस मोबाइल को यूज करता हूँ, जो मेरा पर्सनल फोन है, वो मैंने लगभग 5 साल पहले खरीदा था। ये रेडमी का फोन, ये मैंने 9,500 रुपये का खरीदा था, और आज भी पर्सनली मैं इसी फोन को यूज कर रहा हूँ, और इस फोन को मैं तब तक यूज करता रहूंगा तब तक ये कंप्लीटली डेड नहीं हो जाएगा। मार्केट में कोई भी फोन हो जाए, कितना भी अपडेट हो जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं, 25,000 रुपये की सैलरी है, अफोर्ड तो 10,000 का ही फोन कर सकते हैं, लेकिन उनकी मूर्खता इतना है कि वो अपने दोस्त से इन्फ्लुएंस होके, जिसकी सैलरी 1,00,000 रुपए, जिसके पास आईफोन है, वो भी किस्तों पे आईफोन ले लेते हैं। 25,000 रुपये की सैलरी है, उसके बाद इनफील्ड ले लेंगे, बुलेट ले लेंगे, क्योंकि दोस्त की सैलरी 1,00,000 रुपए है, उससे इन्फ्लुएंस हो गई। अपना लिविंग स्टैंडर्ड इस तरीके का बना लेते हैं कि 25,000 रुपये की उनकी सैलरी है और खर्चे उनके 25,000 से ज्यादा होते हैं, किस्तें इतनी सारी होती हैं, तो वो क्या करते हैं, किस्तों को देने के लिए फिर क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं। एक क्रेडिट कार्ड के खर्चे को अफोर्ड करने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड बनाते हैं, फिर तीसरा, इस तरह से कई मल्टीपल क्रेडिट कार्ड वो कंज्यूम करते हैं। तो कुछ कंज्यूमर इतने मूर्ख होते हैं कि उनके मन में जो भी आएगा, चाहे वो उनके लिए ठीक हो या फिर उनके लिए ठीक नहीं हो, वो वही करेंगे जो उनका मन कर रहा है। बट कुछ कंज्यूमर बहुत समझदार होते हैं, वो पहले ये देख लेते हैं कि मेरा मन क्या कह रहा है और मेरे लिए सही क्या है। तो मन की बात अगर उनके लिए सही है तो वो यूज करेंगे, अगर मन की बात उनके लिए सही नहीं है तो फिर वो यूज नहीं करेंगे। तो डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर्स आपको मार्केट में मिलेंगे। कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो जिनका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा हेल्दी होगा, डिसाइड करेंगे खाने से पहले ये चीज हमारी हेल्थ के लिए ठीक है
या नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ देखेंगे ये चीज मेरी जीभ के लिए ठीक है या फिर नहीं है। तो होता है कि हम सारी टाइप के कंज्यूमर्स को एक साथ इकोनॉमिक्स में स्टडी नहीं कर पाएंगे। अगर हम सभी कंज्यूमर्स को एक साथ एनालाइज करने की कोशिश करें तो सिचुएशन कुछ ऐसे हो जाएगी, जैसे शादी में आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग एक ही थाली में सब कुछ भर लेते हैं, बाद में उनको पता नहीं चलता है कि वो दाल मखनी खा रहे हैं, शाही पनीर खा रहे हैं या मिक्स वेज खा रहे हैं। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम एक बार में एक ही तरह के कंज्यूमर्स को एनालाइज करेंगे। बेटर तरीका ये होता है कि अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हो तो फंक्शन में आप प्लेट में सारी सब्जियां एक साथ ना रखो, कुछ कटोरियां ले लो, ढूंढ लो, और कटोरियों में आप अलग अलग सब्जियां रखो, अलग अलग उनको खाओ। कहीं किसी फंक्शन में अगर आपको कटोरी नहीं मिल रही है तो फिर आप रसगुल्ले वाले के पास जाओ, उससे कुछ डोने ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोग आगे की अपनी जो स्टडी करेंगे, जो कंज्यूमर की स्टडी करेंगे, उसमें हम पर्टिकुलर कंज्यूमर ले लेंगे और उस कंज्यूमर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी उसकी कुछ क्वालिटी है। तो हम पहले देख लेंगे एनालाइज करने से पहले कि ये कंज्यूमर में ये सारी क्वालिटीज या ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या नहीं। अगर हैं तो हम इसको एनालाइज करेंगे, नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक 2.2, वो ये है कि किस तरह के कंज्यूमर को हमें स्टडी करना है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसको हमने नाम दिया है assumptions ऑफ कार्डिनल थ्योरी या फिर कार्डिनल अप्रोच, ठीक है। मैं इसको रेज कर देता हूं। देखिए, हमारे कंज्यूमर के अंदर जो पहली क्वालिटी है या हमारी जो कार्डिनल अप्रोच है, उसका जो पहला जंक्शन है वो है रैशनल कंज्यूमर। इसका मतलब यह है कि आपका जो कंज्यूमर है रैशनल है। क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि रैशनल कंज्यूमर कौन होता है। रैशनल कंज्यूमर वो होता है जो अपने डिसीजन इस तरह से लेगा जिससे इसकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाए। तो जब भी कोई कंज्यूमर इस तरह से डिसीजन लेता है, इस तरह का बंडल वो चूज करता है जिससे उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाए, तो ऐसे कंज्यूमर को हम लोग रैशनल कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है। अब जो कंज्यूमर की यूटिलिटी है वो किस तरह से कैलकुलेट होगी, इस तरह चीज को भी आप समझ लीजिएगा। देखिए, कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है या जो यूटिलिटी है, ये डिपेंड करती है कंजम्पशन पे, कि आप कितना कंजम्पशन कर रहे हो। मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड से मिलते हो काफी टाइम के बाद, पहले स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज कंप्लीट हो गया, आप में से कुछ लोग जॉब कर रहे हो, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई एमए कर रहा है, बीएड कर रहा है, साथ में इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कई बार रिएक्शन ये होता है कि यार मतलब लाइफ में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, इस तरह का रिएक्शन होता है। कई बार होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा है इसका मतलब क्या होता है कि पहली चीज तो ये इंसान की सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, खाने के लिए उसको ठीक ठाक खाना मिल रहा है, बीमार होने पे वो अपना इलाज कर पा रहे हैं, ना वो अफोर्ड कर पा रहे हैं। उसके अगर बच्चे हैं या भाई बहन हैं या जो फैमिली है उसमें जिसको एजुकेशन चाहिए उसको एजुकेशन मिल रही है, खुद को एजुकेशन चाहिए तो पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल हैं, अच्छे कॉलेज हैं, ठीक टीचर हैं, अगर ट्यूशन्स को अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो कुल मिला के जितनी भी चीज़ों की इसको ज़रूरत है वो सारी चीज़ों को कंज्यूम कर पा रहा है। तो जितनी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं उतनी ही ज़्यादा हमें यूटिलिटी मिल रही है। इसका मतलब है हमारी लाइफ में हमारा खुश होना, यूटिलिटी डिपेंड करता है हम कितना कंजम्पशन कर रहे हैं। तो यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन कंजम्पशन। मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स में हम सारी चीज़ें टेक्सचुअल फॉर्म में डायग्रामेटिक और मैथमेटिकली पढ़ेंगे। इस बात को आप मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? इस बात को आप मैथमेटिकली लिखोगे, यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ कंजम्पशन। अगर मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं, फंक्शन के फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा? यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन को फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स से डिनोट कर दें तो ये आपका यूटिलिटी फंक्शन आ गया, इट इज यूटिलिटी फंक्शन।
ठीक है। यूटिलिटी फंक्शन आपको क्या बता रहा है? यूटिलिटी फंक्शन आपको बता रहा है कि यूटिलिटी आपकी कंजम्पशन पे डिपेंड करती है। अगर आपका कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी यूटिलिटी भी इंक्रीज होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर लाइफ में आपको ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करने के लिए मिले, आप उनको अफोर्ड कर पाओ, तो आपकी लाइफ में यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, सेटिस्फेक्शन आपका बढ़ जाएगा। अब एक्स इंक्रीज हो रहा है तो यूटिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। इस बात को मैथमेटिकली कैसे समझोगे? मैथमेटिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं। तो आप लोग लिखोगे डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट इज पॉजिटिव। तो अगर यूटिलिटी का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स इंक्रीज हो रहा है, तो आपकी यूटिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे आपको जो यू है ये टोटल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? टोटल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो नोटेशन लिखा है ना, ये वाला नोटेशन, आप इसकी जगह टोटल यूटिलिटी भी लिख सकते हो क्या, कि टोटल यूटिलिटी का हम एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, या आप यू लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो एफ एक्स, ठीक है। अब कुछ बुक्स में देखोगे तो कुछ बुक्स में एफ एक्स की जगह लिखा हुआ है यू, ये, तो आप ये वाला नोटेशन भी यूज कर सकते हो, यू एक्स, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है। यहां से इस कंज्यूमर के बारे में कुछ बातें पता चल रही है। पहली चीज तो कंज्यूमर रैशनल है, ये आपको पता ही चल गया है। दूसरी चीज ये है जो आपकी टोटल यूटिलिटी है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ कंजम्पशन, जिसको समझाने के लिए आप यूटिलिटी फंक्शन को यूज कर सकते हो, ठीक। तीसरी चीज है कि अगर आप एक्स को इंक्रीज करोगे तो यूटिलिटी भी इंक्रीज होगी, जिसको हम मैथमेटिकली ऐसे दिखा सकते हैं। अब ये वाली जो बात है, इस बात का जो मीनिंग है वो बहुत डीप है। अगर एक्स कंज्यूम करोगे तो आपकी यूटिलिटी भी इंक्रीज होगी। इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए एक नॉन वेजिटेरियन इंसान है, अब आप उसके सामने चिकन या मटन लेके चले जाओ, ठीक है, तो जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो उसको इजीली खा लेगा। अगर आप वेजिटेरियन के पास लेके जाओगे तो वो नहीं खाएगा। तो यहाँ पे अगर हम वेजिटेरियन इंसान के सामने चिकन या मटन लेके जाएंगे तो एक्स का कंजम्पशन यानी कि चिकन या मटन का कंजम्पशन इंक्रीज करने पर उसकी यूटिलिटी इंक्रीज होगी? नहीं होगी, उसकी यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ऐसी चीज कंज्यूम नहीं करेंगे जिस चीज को हम पसंद नहीं करते हैं। हम सिर्फ ऐसी ही चीज को कंज्यूम करेंगे, हमारा जो कंज्यूमर है वो सिर्फ ऐसी ही चीज को कंज्यूम करेगा जो चीज उसकी यूटिलिटी को बढ़ाएगी। जो चीज कंज्यूमर की यूटिलिटी को नहीं बढ़ाएगी, कंज्यूमर ऐसी चीज को यूज नहीं करेगा। रियल लाइफ में ऐसा होता है, कंज्यूमर बहुत सारी ऐसी चीजों को यूज करता है जो उसकी यूटिलिटी को नहीं बढ़ा रही है, जो उसके लिए अच्छी चीजें नहीं है, जो उसके लिए बेकार चीजें, उसकी लाइफ को बेकार करने फिर भी कंज्यूमर यूज करता है। सिर्फ बहुत सारे लोग हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। अब अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोगों की भी कैटेगरी है। कुछ लोग होते हैं बहुत थोड़ा सा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा अल्कोहल यूज करते हैं और इतना ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं कि उनकी हेल्थ भी खराब हो रही है, पर्सनल लाइफ भी खराब हो रही है, फैमिली लाइफ भी खराब हो रही है, प्रोफेशनल लाइफ है वो भी खराब हो रही है। यानी अल्कोहल कंज्यूम करने से उनकी यूटिलिटी बढ़ नहीं रही है, यूटिलिटी घट रही है, फिर भी यूज कर रहे हैं। अल्कोहल कंज्यूम करने से लाइफ बेकार हो रही है, फिर भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम ऐसे कंज्यूमर की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ऐसे ही कंज्यूमर की स्टडी कर रहे हैं जो कंजम्पशन इंक्रीज करेगा तो यूटिलिटी इंक्रीज होगी। ऐसा कब होता है? जब आप अच्छी चीजें यूज कर रहे हो। अगर आप बेकार चीजें यूज कर रहे हो तो कभी भी कंजम्पशन इंक्रीज होने पे यूटिलिटी इंक्रीज नहीं होगी। बेकार चीजें यूज करने से तो यूटिलिटी खराब हो जाएगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी। हम कैसी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं कि कंजम्पशन इंक्रीज होने से यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो
अगर कहीं ये लिखा हुआ है कि कंजम्पशन इंक्रीज करने से यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो आपको समझना है कि आप कैसी चीजें कंज्यूम कर रहे हो, अच्छी चीजें। तो इसका मतलब है जो भी कमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, कमोडिटीज आर गुड, वो सिर्फ अच्छी चीजें ही कंज्यूम कर रहा है। और कमोडिटीज को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में या फिर इकोनॉमिक्स में गुड्स भी बोल देते हैं, यानी गुड्स आर गुड, यानी कंज्यूमर सिर्फ अच्छी ही चीजें यूज कर रहा है जिससे उसकी लाइफ पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, बेकार चीजें वो कंज्यूम नहीं कर रहा है। अब एक और भी चीज है, जब भी आप टोटल यूटिलिटी का डेरिवेटिव करते हो तो पॉजिटिव होता है, ये तो हमने समझ लिया। टोटल यूटिलिटी का डेरिवेटिव करने पे आपको मिलता क्या है, इसको भी समझ लीजिएगा। टोटल यूटिलिटी का डेरिवेटिव करने पे आपको मिलता है MUX, इट इज पॉजिटिव। MUX क्या है ये भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं इसको रेज कर और यहां लिख देता हूं कि अगर आप टोटल यूटिलिटी का डेरिवेटिव करते हो तो आपको MUX मिलता है जो कि पॉजिटिव होता है। MUX का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंजम्पशन। तो किसी भी चीज को जब आप यूज करते हो उससे जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो ये है। क्वेश्चन क्रिएट होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो जिन लोगों ने मैथ पढ़ा हुआ है पहले उनको पता होता है डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव इज, अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज को दिखाता है। तो यहाँ पे क्या, इट इज डेरिवेटिव ऑफ टू यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी। इट इज डेरिवेटिव की बात करें तो रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि कंजम्पशन, या सिंपल से वर्ड्स में आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन एक्स बाय यूनिट 1। यानी एक्स में अगर यूनिट 1 का चेंज होता है तो आपकी टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज होगा, और ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव है। तो आपको ये पता चल गया कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। देखिए हमारा जो कंज्यूमर है उसकी जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो ये है। इस क्वालिटी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बचपन में सुना था कि पहले गांव में कुछ ऐसे लोग होते थे, वो जब किसी फंक्शन में जाते थे तो जहाँ पे दावत की व्यवस्था है वो लोग 50-50 लड्डू खा जाते थे, या फिर 50-50 रसगुल्ले एक साथ खा जाते थे। 10-15-20 रसगुल्ले लड्डू का उनके लिए कोई मतलब नहीं था, यानी वो मीठे के बहुत ज्यादा शौकीन होते थे। अब मैं ये सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ नेक्स्ट क्वालिटी को समझने के लिए। सिचुएशन ये कि मैं आपको 100 रुपीज देता हूँ, ठीक है, और 100 रुपीज खर्च करके आपको एक आइसक्रीम खानी है, ठीक। तो ये आइसक्रीम की फॉर एग्जांपल क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी आप कंज्यूम कर रहे हो। मैंने आपको 100 रुपीज दिए, आपने एक आइसक्रीम को कंज्यूम करा, नहीं एक आइसक्रीम आपने खाई, ये हम लोग मान लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपने एक आइसक्रीम खाई, मैं आपने उसे यूटिलिटी दे दी फॉर एग्जांपल 10। मैंने आपसे पूछा आपको कितना अच्छा लगा, इसको नंबर दे दो, आपने नंबर दे दिया 10। गर्मी का सीजन हम लोग ये भी मान लेते हैं, अगर सर्दी होती तो मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहता कि आप 100 रुपये से आइसक्रीम खाओ, ठीक है। मैं फिर आपको 100 रुपये और देता हूँ क्योंकि आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी थी, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि आपको आइसक्रीम कितनी अच्छी लगी, फिर आपने उसको नंबर दे दिया 10, यूटिलिटी है ना। फिर मैं आपको 100 रुपये देता हूँ, फिर आपने एक आइसक्रीम खरीदी। अब आपको जो तीसरी आइसक्रीम है वो उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी पहले लग रही थी, आपने इसको नंबर दे दिया 8, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है, डॉट डॉट डॉट। एक टाइम ऐसा आ जाता है फॉर एग्जांपल मैं आपको 100 रुपये देता रहता हूँ, आप एक आइसक्रीम कंज्यूम करते रहते हो, ठीक है। तो इसको हम ऐसे मान लेते हैं ये फर्स्ट आइसक्रीम है, क्वांटिटी ऐसे देते हैं, ये सेकंड है, और ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। लास्ट में जाके आप नंबर देते हो 0, उसके बाद आप कहते हो फिफ्थ नहीं है, ये मान लेते हैं डॉट 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 डॉट, ये मान लीजिए 8th आइसक्रीम है, और आप कहते हो सर बस अब नहीं। अब
आप पैसे मुझे मत दो, अगर अब आपने पैसे दिए और मुझे आइसक्रीम खाने के लिए कहा तो डेफिनेटली मैं बीमार हो जाऊंगा। तो हम एक ऐसे कंज्यूमर की बात कर रहे हैं जो अगर किसी भी चीज के कंजम्पशन को हमने एक्स से डिनोट करा था, को इंक्रीज करता है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, अभी हमने पढ़ा है पीछे, ठीक है। बट उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। अगर आप किसी भी चीज को लगातार यूज करते रहोगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, एडिशनल सेटिस्फैक्शन आपका कम होता रहेगा। मान लीजिए आप एक नया ब्लेजर लेके आते हो, जब आप पहली बार पहनोगे तो एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, फील गुड होगा, बढ़िया सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अच्छी यूटिलिटी मिल रही है। जब आप उसको 7 या 8 बार पहन लोगे ना तो आपको उतना फील गुड नहीं होगा जितना पहली बार फील गुड हुआ था पहनने पे। तो किसी चीज को लगातार कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज होती है, बट उसकी जो एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हम एक ऐसे कंज्यूमर के बारे में स्टडी करेंगे जिसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसी है, डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब डिक्रीज हो रही है। हम एक ऐसे आदमी की बात नहीं कर रहे हैं जिसको आप 100 रसगुल्ले खिला लो 50, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आप टोटल यूटिलिटी का जब आप डेरिवेटिव करते हो तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाती है जो कि पॉजिटिव है, पर मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग है, इसका मतलब क्या, डिक्रीज कर रही है। तो मैथमेटिकली इसका मतलब है कि अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी का डेरिवेटिव कर लोगे तो वो माइनस में आएगा। ध्यान रखना है, टोटल यूटिलिटी का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, बट अगर और जो कि मार्जिनल यूटिलिटी है, अगर आप इसका भी डेरिवेटिव कर दोगे तो ये क्या होगा, ये आपका नेगेटिव होगा। डायग्राम से हम इसको कैसे समझाते हैं, डायग्राम से ऐसे समझाओगे, ये आपका एक्स हो गया है, यहाँ पे हम मार्जिनल यूटिलिटी दिखा लेंगे, ये इसका ग्राफ है। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व क्या है, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, ये कैसा है, डाउनवर्ड है ये, ठीक है, नीचे की तरफ है। तो ये आपकी कंज्यूमर की एक क्वालिटी थी। अब आपका जो कंज्यूमर है उसकी एक क्वालिटी और है, पहले मैं सारा रेज कर लेता हूं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। जो 5वीं क्वालिटी है हमारे कंज्यूमर को की, उसको समझते हैं। देखिए, पहली आइसक्रीम से आपको इतनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली थी, दूसरी से इतनी, तीसरी से इतनी, और 8वीं से फॉर एग्जांपल आपको इतनी मिली थी। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब आपने 8वीं आइसक्रीम खरीदी तो आपको यूटिलिटी तो उससे 0 मिल गई है। अगर आप आइसक्रीम वाले के पास जाते हो और उससे कहो कि भाई देख, 8वीं आइसक्रीम से मुझे मार्जिनल यूटिलिटी 0 मिली है, अब मैं 9वीं आइसक्रीम और खरीदूंगा यार, पर मुझे 100 रुपए की जगह तो मुझे 50 रुपए की दे दो, तो क्या देगा, वो नहीं देगा। दुकानदार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको इस आइसक्रीम से 10 यूटिलिटी मिल रही है, 8 मिल रही है, 0 मिल रही है या माइनस में मिल रही है, वो आपसे उतने ही पैसे लेगा। यानी आपका जो खर्चा हो रहा है ना हर आइसक्रीम के लिए वो फिक्स है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मार्जिनल यूटिलिटी, जो आपके पास पैसा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज फिक्स्ड। मनी की मार्जिनल यूटिलिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। जो आइसक्रीम आप खा रहे थे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है, पैसे की इंपॉर्टेंस उतनी है। आप एक आइसक्रीम खरीदोगे तो भी 100 रुपए देने हैं, दूसरी खरीदोगे तो भी 100 रुपए, तीसरी खरीदोगे, हर आइसक्रीम के लिए वो आपसे 100 रुपए ही लेगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, टोटल यूटिलिटी का डेरिवेटिव करना है एम के रेस्पेक्ट में। एम यहाँ पे क्या है, एम है मनी, और जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है यानी कि फिक्स है, ठीक है। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में मनी की मार्जिनल यूटिलिटी को एक नोटेशन से डिनोट करते हैं, जिस नोटेशन का नाम है लैम्डा, और ये कांस्टेंट है, फिक्स है। भाई ये जो लैम्डा है ना, इस पे आप विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आपका जो यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 पे लैम्डा के ऊपर कुछ मैथमेटिकल प्रूफ हैं। ये अपने आप में भी कई सारे कंसेप्ट क्रिएट करता है, अपने आप में भी इसकी काफी इंपॉर्टेंस है लैम्डा की। तो लैम्डा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है। कैलकुलेट कैसे करोगे, टोटल यूटिलिटी का मनी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देना। ये क्या है, फिक्स है। फिक्स होने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है
अगर एम यानी कि आपकी मनी या मनी मान लीजिए इंक्रीज हो गई, मनी को नापने का हमारे पास जो तरीका होता है वो रुपये होता है, तो हम मान लेते हैं ₹1। वैसे यूनिट 1 होता है, मनी का यूनिट भारत में तो रुपीज ही है, वो अलग अलग स्टडी में अलग अलग एनालाइज में वो अलग अलग हो सकता है। हम यहाँ पे ₹1 मान लेते हैं, तो ₹1 मतलब यूनिट ऑफ मनी। तो अगर मनी एक यूनिट से यानी ₹1 से इंक्रीज हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि जो यूटिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी बाय लैम्डा यूनिट्स। कितने यूनिट से? लैम्डा। लैम्डा क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो जैसे जैसे आपकी मनी में इंक्रीज होगा ना, तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी में चेंज हो रहा है वो क्या है? लैम्डा है। टोटल यूटिलिटी में जो चेंज हो रहा है वो क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। तो मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है। ये नेक्स्ट क्वालिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट और फिक्स। इज कांस्टेंट और आप कह सकते हो या फिर क्या फिक्स। लास्ट क्वालिटी ये है हमारे कंज्यूमर की, उसकी जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है, उस सेटिस्फेक्शन को एक नंबर दे सकता है, ठीक है, यानी इसको नंबर में कन्वर्ट कर सकता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कार्डिनल अप्रोच में। तो हमारे यहाँ जो कंज्यूमर है इसकी क्वालिटी मैंने आपको बता दिया, आपको वही कंज्यूमर डिस्कस करना है, एनालाइज करना है जिसमें सारी क्वालिटी है, जिसमें ये अजम्पशन है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिस पॉइंट पे कंज्यूमर को मैक्सिमम यूटिलिटी मिलती है उस पॉइंट को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। रियल लाइफ में कंज्यूमर बहुत सारी कमोडिटीज को यूज करता है, बट हम कार्डिनल अप्रोच में दो केसेस को डिस्कस करते हैं। दो केसेस को, पहला केस कंज्यूमर एक सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, दूसरा केस कंज्यूमर 2 कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है। तो 2 कमोडिटीज को कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। कार्डिनल अप्रोच में 2 कमोडिटीज का जो केस है वो आपके सिलेबस में नहीं है। कार्डिनल अप्रोच में हम सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कमोडिटी का केस ही डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2.3, टॉपिक का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस। सबसे पहली चीज है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, या आप कह सकते हो एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम कर लेता है। तो जिस सिचुएशन में कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम कर लेता है उस सिचुएशन को ही हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब अगर कंज्यूमर एक बार इस सिचुएशन में आ जाता है तो फिर बाकी उसको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती। देखो, एक चीज आपको समझनी है, हम जब कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं तो कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब ये नहीं होता है कि कंज्यूमर मार्केट में जाके किस तरीके से लोगों से बातचीत करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है कंज्यूमर अपनी इनकम को किस तरीके से खर्च करता है। तो एक बार जब कंज्यूमर यूटिलिटी को मैक्सिमम कर लेता है तो वो अपने खर्च करने के तरीके में यानी अपने बिहेवियर में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं चाहता है। वो अपने बिहेवियर में यानी खर्च करने के तरीके में तभी चेंज चाहेगा जब बाकी किसी चीज में कोई चेंज हो जाए, जैसे उसकी इनकम में चेंज हो जाए, या फिर मार्केट में जो प्राइस है प्राइस में कोई चेंज हो जाए, या फिर किसी और चीज में चेंज हो जाए। जब तक बाकी चीजों में चेंज नहीं होगा तब तक कंज्यूमर अपने बिहेवियर में कोई चेंज नहीं चाहेगा। क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि मैक्सिमम यूटिलिटी उसको कैसे मिलेगी। मैक्सिमम यूटिलिटी के लिए उसको ये देखना पड़ेगा
कि उसे किसी चीज की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करनी चाहिए जिससे उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाए। तो अगर कंज्यूमर एक ऐसी क्वांटिटी को ढूंढ लेता है जिस क्वांटिटी में उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है तो उसका काम खत्म हो गया। जैसे अभी हमने आइसक्रीम का एग्जांपल लिया था। अगर आप 8 आइसक्रीम खाते हो तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी वो 0 हो गई। 9 खाते हो तो बीमार हो जाओगे। तो अगर आपको फ्री में भी मिल रही है तो आप 9 आइसक्रीम थोड़ी खाओगे। वैसे तो यहाँ फ्री में मिलेगी नहीं, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम कभी फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो फ्री में वहां भी कुछ नहीं मिलता, वहां भी पैसे देके आने पड़ते हैं। तो कोई भी चीज हमें फ्री में नहीं मिलती है। तो जो क्वांटिटी आप कंज्यूम कर रहे हो, आप 9 आइसक्रीम तो नहीं खाओगे, 10 तो आप नहीं खाने वाला, बीमार करेगी। तो आपको ये देखना होता है कि मुझे कितनी खानी। एक अगर आपको बहुत अच्छी लगी है और आपके पास पैसे, तो एक पे आप रुकने वाले नहीं हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप एक से ज्यादा खाओगे। तो क्वांटिटी हमें ढूंढनी है। क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि हाउ मैनी क्वांटिटी, कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करे जिससे उसकी यूटिलिटी क्या हो जाए, मैक्सिमम। अब इसको हम जस्ट थ्योरी से नहीं समझ सकते हैं, इसके लिए हमें मैथमेटिकल मॉडल यूज करना पड़ेगा। तो हमारा टॉपिक नंबर 2.3.2 है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो उस पॉइंट पर होता है जहां उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम लोग यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। यानी हम जो मैथमेटिक्स में मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हैं उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब एग्जाम में दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपसे कंसेप्ट ही पूछ ले कि गिव द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, या फिर यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या फिर यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन एक ही बात है, ठीक है। तो आपसे कंसेप्ट पूछा जा सकता है या फिर आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ चीजें क्वेश्चन में आपको दी जाएंगी और कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी। कंसेप्ट पूछा जाता है तो मैं आपको समझा रहा हूं कंसेप्ट में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हमारे पास होता है ग्रॉस यूटिलिटी फंक्शन। व्हाट? ग्रॉस यूटिलिटी फंक्शन। जो ग्रॉस यूटिलिटी फंक्शन है वो है u इज इक्वल टू यू एक्स। यहाँ पे u आपकी टोटल यूटिलिटी है और ये फंक्शन आपको बता रहा है, जैसे मैंने आपको लिखवाया था ना आज की क्लास में, ऐसे यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ x। तो ये ग्रॉस यूटिलिटी फंक्शन आपको बता रहा है कि यूटिलिटी कंजम्पशन पे डिपेंड करती है। x क्या है यहाँ पर? x आपका कंजम्पशन है, यानी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी आप कंज्यूम कर रहे हो। तो ग्रॉस यूटिलिटी फंक्शन, सबसे पहली चीज तो ये कि ग्रॉस यूटिलिटी फंक्शन हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ चीजें हमें दी जाएंगी। मैं यहाँ पे कुछ चीजों को रेड मार्कर का यूज कर रहा हूँ या साइड में। ये सारी चीजें अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया तो आपको एग्जाम में दी जाएगी। अब एक्स जो कमोडिटी है जो आप यूज कर रहे हो, आपको उसका प्राइस भी मार्केट क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो पी एक्स क्या है? पी एक्स है प्राइस। किस चीज का प्राइस? जो एक्स चीज कमोडिटी का नाम है, इस कमोडिटी को आप लोग कंज्यूम कर रहे हो। तो ये चीज आपको क्वेश्चन में दे देते हैं। इसके अलावा हमें अब कुछ कैलकुलेशन करनी होती है, तो ये चीजें तो आपको क्वेश्चन में दे देंगे, ठीक है। कैलकुलेशन क्या करनी होती है? हमें सबसे पहले चाहिए होता है नेट यूटिलिटी फंक्शन। हमें क्या चीज चाहिए होती है? हमें चाहिए होता है नेट यूटिलिटी फंक्शन। तो आप सबसे पहले कैलकुलेट करोगे नेट यूटिलिटी फंक्शन को। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। नेट यूटिलिटी फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं एन एक्स से, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है ग्रॉस यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है, माइनस, ये माइनस हो गया आपका,
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इनटू प्राइस ऑफ एक्स इनटू क्वांटिटी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तो एन एक्स इज इक्वल टू ग्रॉस यूटिलिटी फंक्शन है आपका यू एक्स। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये हो गया पी एक्स, और ये एक्स हो गई आपकी क्वांटिटी। ठीक है, ये जो दोनों चीजें हैं इसका मतलब है एक्सपेंडिचर ऑन एक्स। किसी चीज के प्राइस को अगर आप उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसका मतलब क्या होता है, उस चीज पे जो आपका खर्चा है वो आ गया। तो ये है आपका नेट यूटिलिटी फंक्शन। आपको इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा में हमें फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम ले लें तो राइट हैंड साइड पे आप इसका डेरिवेटिव करोगे, x के रेस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये ऐसे रहेंगे, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक है, अब ये जो चीज है, ये चीज क्या है, यूटिलिटी का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, टोटल यूटिलिटी का डेरिवेटिव करने पे हमें क्या मिलता है, मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था आज ही की क्लास में, ये चीज ऐसे ही आ गई लैम्डा पी एक्स। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी लेंगे। तो अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लें तो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, ये इट इज x, इसका ये होगा, दिख रहा है ना स्क्रीन में आपको सब कुछ। एक सेकंड में थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर देता हूँ, अभी आपको सब दिख रहा होगा। और इसको थोड़ा साफ भी लिख देते हैं, इट इज, वैसे जिन्होंने डेरिवेटिव पढ़ा है उनको समझ में आ रहा होगा ना। और ये कांस्टेंट है। ठीक है, देखिए एक चीज, लैम्डा जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है उसको आज ही की क्लास में हमने मान लिया था कांस्टेंट है। दूसरी चीज है, जब आप मार्केट में चीज खरीदने जाते हो तो प्राइस आपके हाथ में नहीं होता है, प्राइस मार्केट डिसाइड करती है। जैसे ये बुक है फॉर एग्जांपल, तो इस बुक का जो एमआरपी है वो ऑलरेडी डिसाइड है, यानी कंज्यूमर को प्राइस गिवन होता है। यहाँ पे हम आपको एक बात समझने की, जितने भी आप कंज्यूमर थ्योरी पढ़ोगे उसमें कंज्यूमर के लिए प्राइस फिक्स है। कंज्यूमर मार्केट के कंपेयर में इतना छोटा है कि कोई भी कंज्यूमर मार्केट में प्राइस को इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता है। तो कंज्यूमर मार्केट में प्राइस को चेंज नहीं कर सकता है, कंज्यूमर के लिए प्राइस फिक्स है। तो ये भी कांस्टेंट है, प्राइस भी हमने फिक्स मान लिया है, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया 0। इधर राइट हैंड साइड पे आओगे तो ये आप इसका डेरिवेटिव ले लोगे, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स, ये कांस्टेंट है, ये 0 हो गया। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है। मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग ले लेंगे फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन फॉर यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, या आप कह सकते हो फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक ही बात है। तो आपने मैक्सिमा मिनिमा ऑलरेडी मैथ में सीखा हुआ है, आपको पता ही होता है हमें किसी चीज की वैल्यू को अगर मैक्सिमम करना है तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन होती है और सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन। तो फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, जो कि हमारा ये है ना, इसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये था। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग क्या करते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा आपके समझने के लिए। ये 0 के इक्वल है, इम्प्लाइज दैट, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसके इक्वल है, ये हमने ये कैलकुलेट करा है, इट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x माइनस लैम्डा पी एक्स इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, इस वैल्यू को राइट हैंड साइड पे लेके आ जाओ, लैम्डा पी एक्स। अब ये हमारे पास जो सिचुएशन आई है ना, इट इज फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, क्वेश्चन में आप, अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है तो आपको ग्रॉस यूटिलिटी फंक्शन की कुछ वैल्यू दे देंगे। जैसे नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आपको यूटिलिटी फंक्शन की वैल्यू उसमें log x दे रखी है, तो यहाँ पे ux की जगह log x आएगा, हम उसको डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जब ये इक्वेशन आ जाएगी, जो भी इक्वेशन है,
अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, क्या कर दो, सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने के बाद आपको x की वो क्वांटिटी मिल जाएगी जिस क्वांटिटी पे यूटिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम क्वांटिटी। ऑप्टिमम क्वांटिटी, ऑप्टिमम क्वांटिटी के लिए हम लोग स्टार लगा देते हैं, स्टार का मतलब ऑप्टिमम क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि आपकी जो ऑप्टिमम क्वांटिटी है, ये वो क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी पे आपकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और ये क्वांटिटी आपको मिलेगी कैसे, ये क्वांटिटी आपको मिलेगी इस इक्वेशन को सॉल्व करके। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे, तब आप देख लेना। बट क्योंकि आपके एग्जाम में कंसेप्ट भी आ जाता है, तो इसलिए मैं आपको कंसेप्ट भी समझा रहा हूँ। अब आपकी जो ऑप्टिमम क्वांटिटी है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी। अगर मैं आपसे पूछूं मार्केट में जब आप किस चीज को खरीदने जाते हो, तो आपकी जो परचेज है किस चीज पे डिपेंड करती है, दो चीजों पे डिपेंड करती है। वैसे तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, आप किस चीज को पसंद करते हो नहीं करते हो, बट फिलहाल हम दो चीजों को लेके चल रहे हैं। एक तो प्राइस, मार्केट में उस चीज का क्या प्राइस है, दूसरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो एक्स जो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यानी लैम्डा, और किस पे डिपेंड करता है, प्राइस पे। मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, एक्स इज द फंक्शन ऑफ लैम्डा एंड पी एक्स। ठीक है, तो हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, ये आपके पास मैथमेटिकल नोटेशन आ गया है। ये ठीक है। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना फंक्शन के लिए एफ का यूज नहीं करते हैं जनरली। जैसे यहाँ पर एक्स है ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप यहाँ भी एक्स लिख लेना। मैथ में तो हम एफ का यूज कर लेते हैं कोर मैथमेटिक्स में। अप्लाइड मैथमेटिक्स में नोटेशन ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करनी होती है। आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स स्टार, और ये किसका फंक्शन है, लैम्डा का और उसका पी एक्स का। एक और बात, आपकी जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को लिखने के कई तरीके हैं। इस इक्वेशन को और भी दो तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे आप इसको लिख सकते हो एम यू एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो एम यू एक्स, पी एक्स को इधर लेके आ जाओ और लैम्डा को इधर लेके आ जाओ, ऐसे भी लिख सकते हो। कई बार ऐसा देखने में मिलता है कि कुछ बुक्स में क्या करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और लैम्डा की जगह लिख देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। एक ही बात है। तो इस इक्वेशन को आप कई तरीके से लिख सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन तो मैंने आपको समझा दी है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन फॉर यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सेकेंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, आपको पता है। आपका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि ये नेगेटिव होना चाहिए। तो आपका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसके इक्वल है, डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इससे पता चलता है कि सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन हमसे ये कहती है कि जो मार्जिन यूटिलिटी है वो क्या है, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का मतलब डिमिनिशिंग है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन ये है, मार्जिन यूटिलिटी डिमिनिशिंग होनी चाहिए। यानी एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो लगातार आइसक्रीम खाए तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50 रसगुल्ले खा गया, 70 रसगुल्ले खा गया, 50 लड्डू खा गया, ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए। तो हमने मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करते हैं टॉपिक 2.3.3 की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। टॉपिक 2.3.3 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और पढ़ते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को समझाने के लिए
सबसे पहले तो आपको आपके दिमाग में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को रखना होगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स लैम्डा पी एक्स। आपको ये वाली कंडीशन डायग्राम से दिखानी है। मैं यहाँ पे एक ग्राफ का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और ये कंजम्पशन है, कमोडिटी है। यहाँ पे हम लैम्डा को दिखा रहे हैं, पी एक्स को दिखा रहे हैं, और मार्जिनल यूटिलिटी, बाकी सारी चीजें आपने यहाँ दिखा दी है कमोडिटी को छोड़ के, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसका ग्राफ बना लो। तो आज ही की क्लास में मैंने आपको बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी जो होती है वो डिमिनिशिंग होती है। तो डिमिनिशिंग यानी ये नीचे की तरफ आ रही है। अब लैम्डा और प्राइस आपका कांस्टेंट है। देखिए 2 एक कांस्टेंट नंबर होता है, 3 भी एक कांस्टेंट नंबर होता है। दोनों को आप ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट नंबर ही मिलेगा 5। 2 एक कांस्टेंट नंबर है, 3 भी एक कांस्टेंट नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 जो आपको रिजल्ट मिला वो भी एक कांस्टेंट नंबर है। तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो भी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा सीधा। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है ये लाइन किसके लिए है, लैम्डा पी एक्स। तो ये लैम्डा पी एक्स के लिए है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी दोनों लाइन काट रही हैं, वहां पे ये वाली सिचुएशन हो गई है। तो ये दोनों कहाँ पे काट रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पे। इस पॉइंट को मान लेते हैं ई। इस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू पी एक्स। ये जो पॉइंट है ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। देखो ये ग्राफ ना आपके नोट्स में नहीं है, तो ग्राफ आप यहां से बना दो। ये हो गया आपका एक्स स्टार जो कि किसका फंक्शन है, लैम्डा और पी एक्स का। डायग्राम में आपको क्या समझाना है, डायग्राम में आपको समझाना है कि इस पॉइंट पर तो इक्विलिब्रियम है, इस पॉइंट से पहले भी इक्विलिब्रियम नहीं है, इस पॉइंट के बाद भी इक्विलिब्रियम नहीं है। कैसे समझाओगे, मान लीजिए आप यहां कहीं हो, यहां कहीं, ठीक है, इसका मतलब आप इस पॉइंट से पहले हो, इस पॉइंट से पहले हो तो रेड वाली लाइन ऊपर है, ब्लू वाली लाइन नीचे है। रेड वाली लाइन ऊपर है, इसका मतलब है जो मार्जिनल यूटिलिटी है एक्स की वो ऊपर है, ऊपर है यानी ज्यादा है। जो ब्लू वाली चीज है यानी ये चीज नीचे है। तो इक्वली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जितने पैसे आप दे रहे हो ना, आपको उस चीज की वर्थ यानी उससे जो यूटिलिटी मिल रही है उससे ज्यादा मिल रही है। तो अगर किसी भी चीज को आप खरीद रहे हो और उसके लिए जो पैसे दे रहे हो, पैसे के बदले में आपको जो यूटिलिटी मिल रही है वो पैसे से ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, इस चीज को और खरीदोगे, यानी उसके कंजम्पशन को इंक्रीज करोगे। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, हम एक्स के कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे क्योंकि हमें ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है। तो जब भी किसी चीज के कंजम्पशन को लगातार बढ़ाते हो तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, कम होती है। तो आप इसके कंजम्पशन को बढ़ाते जाओगे, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, कम। अब ऐसा थोड़ी है कि आप बढ़ाते जाओ मार्जिनल यूटिलिटी जीरो में पहुंच गई, माइनस में नहीं, एक जगह आप रुक जाओगे। आप कहाँ रुकोगे, जब एक्स को कंटिन्यू बढ़ाने से मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यू घट रही है, बट घटते घटते क्या हो गई है, ये इक्वल हो गई है। तो यहाँ पे आके आप रुक जाओगे, यानी इस पॉइंट पे आके फिर रुक जाओगे जब ये घटते घटते क्या हो गई है, इसके इक्वल हो गई। अब इसके बाद नहीं बढ़ाओगे आप, क्योंकि आप कहाँ पहुंच गए, इक्विलिब्रियम में। सिमिलरली अगर आप यहाँ कहीं हो तो सिचुएशन पलट जाएगी। सिचुएशन क्या हो जाएगी, सिचुएशन हो जाएगी आपकी, अब रेड वाली लाइन नीचे है, यानी रेड वाली जो चीज है ये कम हो गई है, तो ब्लू वाली लाइन आपके ऊपर आ गई है, ये ग्रेटर है, साइन ग्रेटर का है। तो इसका मतलब ये है कि अभी आप जितने पैसे दे रहे हो, जो मनी की मार्जिन यूटिलिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका खर्चा तो ज्यादा हो रहा है, पैसे जो दे रहे हो वो ज्यादा है, पर उससे यूटिलिटी उतनी नहीं मिल रही है। मतलब जितना पैसा आप दे रहे हो ना, आपको उसकी वर्थ नहीं मिल रही है, यूटिलिटी उसके कंपेयर में कम है। तो इस सिचुएशन में आप उस चीज को कंज्यूम करना क्या करोगे, कम। जब किसी चीज का कंजम्पशन आप कम करोगे तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाती है, अच्छी लगती है। जिस चीज को कभी कभी खाओगे ना वो चीज अच्छी लगती है। तो कोई चीज खाते खाते बोर हो जाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ समय के लिए उसका कंजम्पशन रोक देते हैं। तो कंजम्पशन जब आप कम करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ने लगेगी, और बढ़ते 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 क्या होगा, ये बढ़ते बढ़ते दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम फिर से अचीव हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।